मैं आपके सामने दरिद्र नारायण, गरीब और लाचार नागरिक की तरफ से खड़ा हूं, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, मतलब पंचायत ग्राम सभा, जिसमें हमारे गांव की बात है और जिसमें हमारी अधिकतम नागरिक जो हैं वो गांव में ही है। तो ये बात कि गांव के लोगों को कैसे डेमोक्रेसी में लाया जाए, उनकी पार्टिसिपेशन कैसे की जाए, ये 1997 से बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट से चलता आ रहा है। उसके बाद अशोका मेहता कमेटी रिपोर्ट आई, उसके बाद पता नहीं 1992 तक पता नहीं कितनी रिपोर्ट्स आ गई। हम बहुत अच्छे हैं रिपोर्ट्स बनाने में, और हम इतने अच्छे हैं कि इन रिपोर्ट्स में जहां जहां हम फेल हुए हैं वो डॉक्यूमेंटेड है। तो हम अपना फेलियर बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, और उसके बाद ये चलती रहती है। और उसमें 3 चीजें थी। एक, ये समझ आ गया था हमारे जो राजनीति के नेता हैं, क्योंकि वो आज़ादी के मूवमेंट में से निकले थे, कि हमारे देश की मूल्य समस्या जो है नागरिकों की, वो है लैंड की। अगर लैंड का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो आप जितना मर्जी डिस्कशन करते रहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी और नागरिक को कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमने लैंड रिफॉर्म्स किए। उसका दो हिस्से और थे। एक हिस्सा था कम्युनिटी डेवलपमेंट, बहुत बड़ा प्लान, अशोका मेहता प्लान। और तीसरा हिस्सा था कि नागरिक को पार्टिसिपेट कराना इस कम्युनिटी डेवलपमेंट में और इस लैंड रिफॉर्म्स में। अब लैंड रिफॉर्म्स की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है प्लानिंग कमीशन की, कि कैसे फेल हुआ और जानबूझ के फेल किया गया लैंड रिफॉर्म्स। तो नतीजा ये है कि आज अधिकतम हमारे गांव के लोग जो हैं, उनके पास 1 हेक्टेयर से कम की जमीन नहीं है, जिससे वो और उनकी फैमिली उस पर नहीं जी सकते हैं। तो हमने गरीबी प्लान की एक तरीके से। उसके बाद हमने बड़ा प्रेशर हो रहा था इंटरनेशनल और नेशनल कि ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी करिए, गांव तक की डेमोक्रेसी करिए। तो हमारे बहुत होशियार लोग हैं, राजनीति भी और एडमिनिस्ट्रेटर भी। तो सेंटर ने दिल्ली सरकार में, जो राष्ट्रीय सरकार है, उन्होंने 1992 में 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। आर्टिकल 243G और फिर वो 243W, ये 2 आर्टिकल्स मैं रेफर करूंगा। 243G में, और क्यों किया इन्होंने? क्योंकि ये हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। और हमारा संविधान क्या कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में? इट इज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। आप कोई भी पार्टी पावर में कहीं भी ले आइए, उसके हाथ बंधे हुए हैं कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो करेगी उस तरह की अर्थशास्त्र की विकास, उस तरह का करेगी, उस तरह की सरकार चलाएगी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखी है। अगर नहीं करती तो वो गैर संवैधानिक सरकार है। तो इसमें आर्टिकल 40 में यह था कि हम पंचायती इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, हर सरकार बनाएगी, जो कि सेल्फ गवर्निंग होगी। सेल्फ, ये 2 शब्द जो हैं वो अपने आप को आप ही गवर्न करेंगी। मतलब कि गांव का नागरिक अपने बारे में आप ही सोच के ग्राम सभा से लेके पंचायत तक अपनी सरकार बनाएगा। इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। पर हमने क्या किया, 1992 में इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नीचे हम 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए, 73 और 74। 73 पंचायत के लिए और 74 म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। तो 73 में हमने क्या कहा कि
गांव की पंचायत जो है वो सिर्फ वो काम करेगी जो राज्य सरकार की असेंबली उसको देगी, उसकी परमिशन देगी। एक, दो, वो वाली प्रोजेक्ट्स करेगी जिसकी परमिशन राज्य सरकार की असेंबली देगी। तो सेल्फ गवर्नेंस खत्म हो गई। ये सेल्फ गवर्नेंस जो है पंचायत की डेफिनेशन में है इन्हीं अमेंडमेंट्स में कि यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के खिलाफ ये अमेंडमेंट हम ले आए। तो एक तरीके से जो केंद्रीय सरकार ने ये अमेंडमेंट दी ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी की, तो एक तरीके से ये गांव के लोगों को, हमारे देश के गांव के लोगों को और राज्य सरकारों के साथ धोखाधड़ी हुई। इट इज इन इंग्लिश व्हाट वी कॉल ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So 73rd and 74th amendments are a fraud on the Constitution of India. और ये आप खोल के देख लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल देख लीजिए 40, और फिर 243H और 243W आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का देख लीजिए। वर्ड सेल्फ गवर्नमेंट बार बार यूज किया गया, कोई कंडीशन नहीं है। और ये कंडीशंस जो लगाई हैं, और सबसे बड़ी जो 73rd अमेंडमेंट है उसको जोड़ा गया 11th शेड्यूल से। अब 11th शेड्यूल में बड़ी लंबी लिस्ट है, खेती बाड़ी, सामाजिक न्याय, दुनिया भर की चीजें हैं उसमें, पढ़ाई लिखाई, सैनिटेशन, एनवायरनमेंट, सब कुछ है। पर उसमें दो चीजें नहीं है। पैसा कौन देगा? लिस्ट तो बना दिया आपने, लिस्ट तो आप अपनी मन चाहे बैठ के मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लिस्ट बना लिया। और दूसरा, डेटा कौन देगा? उसका डेटा कहां से लाओगे आप? ग्राम सभा तो नहीं डेटा पैदा कर सकती ना। और आज की डेट में, जिस जमाने में हम रह रहे हैं, आपको मालूम है कि डेटा के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। कोई असेंबली, कोई पार्लियामेंट डेटा के बिना नहीं चल सकती। तो डेटा के बारे में चुप हो गए। क्यों? क्योंकि अगर आप लिस्ट 2 देखें संविधान का, तो उसमें किसी स्टेट को इंक्वायरी, सर्वे और डेटा का कोई है ही नहीं है, एंट्री नहीं है। सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को है, सिर्फ केंद्रीय सरकार को है। और वो परमिशन जो है वो लिस्ट 3 में है। तो लिस्ट 3 में हम जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते आए कि अगर केंद्रीय सरकार ने वहां पहले कदम रख दिया तो राज्य सरकार बाहर, फिर नहीं वो बना सकती। वो उसमें जोड़ सकती है पर उसको अदलाव बदलाव नहीं कर सकती। तो इस वजह से उन्होंने डेटा का इसमें से निकाल ही दिया। तो ना डेटा होगा, ना आपकी एनवायरमेंटल प्लानिंग होगी ग्राम सभा की, ना कोई हेल्थ की होगी, ना इकोनॉमिक जस्टिस की होगी, ना सोशल जस्टिस की होगी। तो ये मीनिंगलेस अमेंडमेंट थी। पर एक और सीरियस बात है, 1900 ये आया 1992 में। 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि जितने तकरीबन सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट बना दिया। और वो छोटी सी जजमेंट है पर बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। वो है फ्रांसिस कोराली मलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो इसमें उन्होंने कहा कि रोटी कपड़ा मकान, मिनिमल रोटी कपड़ा मकान, मिनिमल मेडिकल केयर, मिनिमल रोजगार, ये अपने देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। और उसके बाद एक लाइन जोड़ दी जो कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी मिलेगी कि ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू द इकोनॉमिक कैपेसिटी। किसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी? सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या पंचायत की या म्युनिसिपैलिटी की? कुछ नहीं कहा। पर ये एक साल, उसके बाद राइट टू हेल्थ आ गया 2-3 साल के बाद। उससे पहले राइट टू मेडिसिन आ गया था। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, ये सब नागरिकों के लिए है, चाहे वो ग्राम सभा का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी का हो।
तो केंद्रीय सरकार ने क्या किया, अपनी जिम्मेदारी प्रांतों को दे दी, स्टेट्स को दे दी कि आप संभालो, ये आपका है, आप जानो। आप निकल गए बीच में से। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल 40 के नीचे उनकी जिम्मेदारी थी, पर आप निकल गए कि हमने तो देखिए, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया 73 और 74, अब ये जाने स्टेट करे ना करे, और एक शेड्यूल जोड़ दी जिसमें ना डेटा दिया ना पैसा दिया। और उसके बाद ये डायरेक्ट जो फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किए हैं, ये कहीं नहीं कहा कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं इसके थ्रू ये फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स किए जाए। तो ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ये एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और अब आखिर में मैं ये दो शब्द जो हमारे प्रीएम्बल से शुरू होते हैं, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, बहुत नुकसान हो चुका हमारा 75 साल में। हमने ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हमारे जो मूवमेंट चला रहे थे इंडिपेंडेंस को, उनको समझ आ गया था कि ये तीनों इकट्ठे चलेंगे। ये नहीं कि आप सोशल अलग निकाल दीजिए और सोशल का लॉ बना दीजिए, एक हैंडीकैप्ड का, एक दूसरों के लिए, और इकोनॉमिक अलग लॉ बना दीजिए और पॉलिटिकल लॉ अलग बना दीजिए। इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। हमारी पॉलिटिकल, हमारे देश की पॉलिटिकल रेखा एक तरफ जा रही है, संविधान की रेखा दूसरी तरफ जा रही है, और इकोनॉमिक रेखा मिली जुली दोनों की, जहां उनको ठीक लगा बैठा दिया, पॉलिटिकल रेखा और संविधान की रेखा के बीच में। तो इसका सोचना पड़ा कि क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी तरफ हम काम करें, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल के दफ्तर को चेंज करना होगा। ये अंग्रेजों के टाइम से ऐसे चलता आ रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज है, ये इसमें ये अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती है, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज जो हैं, इनको मैंडेटरी बनाना होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द कंट्री। और वाई इज देयर नो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सेल और ए डिवीजन ऑफ हाईली कॉम्पिटेंट इंटरडिसिप्लिनरी सेल in the office of the Attorney General, and similarly at the state level in the office of the Advocate General. और सबसे बढ़िया रहेगा कि अगर असेंबली हर स्टेट की अपना ये एक यूनिफाइड सेल बना दे, इंटरडिसिप्लिनरी सेल, जिसमें सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट और लॉ के सब लोग जुड़ के इसमें काम करेंगे और ग्रास रूट से काम करेंगे। और आखिर में ये मैं खत्म कर रहा हूं, आर्टिकल 29, ये हमने इग्नोर कर दिया, अपना नुकसान किया बहुत हमने एज ए कंट्री। आर्टिकल 29 में मेरा फंडामेंटल राइट है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, और कल्चर के नीचे रिलीजन आ गया, पूरा रिलीजन आ गया। क्यों? क्योंकि रिलीजन का आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। तो कल्चर मेरा आ गया। कल्चर में सारा क्या है? वे ऑफ लाइफ। मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पीता हूं, कैसे सोता हूं, कैसे रहता हूं, क्या खेती बाड़ी कैसे करता हूं, घर कैसे बनाते हैं, कपड़े क्या पहनते हैं, कौन से फेस्टिवल्स बनाते हैं, कोई डेथ हो जाए तो क्या करते हैं। ये सारा जो है कल्चर, अगर हम इसकी मैपिंग शुरू कर दें, इसकी मैपिंग शुरू कर दें, तो thousands and thousands of jobs will be created in all disciplines. In every Gram Sabha, in every village and in every district in India. We have ignored this, unfortunately. And that is why people revolt. You go and pass laws which make no sense in terms of their culture. और हम देखिए, हम उल्टा चल रहे हैं। सारी दुनिया में चीनी छोड़ के शक्कर, सारी दुनिया में सिंथेटिक छोड़ के कॉटन, सारी दुनिया में नॉन-वेज छोड़ के वेजिटेरियन, सारी दुनिया में नेचुरल प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ अदर, सारी दुनिया में सफेद चावल छोड़ के नेचुरल राइस की तरफ जा रही है, जो कि हमारे गांव में अवेलेबल है। पर हम
हमने ये आर्टिकल 29 के नीचे ये मैपिंग ही नहीं की है, कौन सा राइस हर ग्राम सभा में, हर गांव में क्या अवेलेबल है, क्यों अच्छा है, उसमें मेडिकल भी आ जाएगा, हेल्थ का भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और वो प्रोडक्ट जो है वो वाली ग्राम सभा बना के बेचे। आप देखिए इतना पोटेंशियल है नौकरियों का और लाइवलीहुड्स का, कुछ कहने की हद नहीं है। पर ये हम तभी कर सकते हैं कि अगर कानून के एक हाईएस्ट लेवल पे एक यूनिट हो जो ये सारा ऑर्गेनाइज करके डेटा लीगल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इकट्ठे करके पेश कर सके असेंबली को कि भाई देखिए ये है डेटा, इस पे अब आप कार्रवाई कीजिए। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से पूरी गवर्नमेंट की कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरी गवर्नमेंट की एक डिस्कशन हो जाती है शुरू। धन्यवाद आपका स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका।